नमस्कार दोस्तों, जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। विश्व का क्षेत्रीय भूगोल की जो श्रृंखला आपकी चल रही है, आज हम आगे एशिया महाद्वीप के विषय में और अधिक जानकारी का अध्ययन करेंगे। आइए सीधा चलते हैं एशिया महाद्वीप। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एशिया महाद्वीप है। अगर इस एशिया महाद्वीप में ये एक डेजर्ट दिख रहा है, डेजर्ट का नाम क्या है? गोबी डेजर्ट है। तो जो ये गोबी डेजर्ट है, ये क्या है? विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। यहाँ का जो मरुस्थल है वो कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये सब साइबेरिया, रूस का जो पार्ट एशिया महाद्वीप में है उसको साइबेरिया बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस साइबेरिया महाद्वीप में कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। उन नदियों को हम आइए समझते हैं कि कौन सी नदी है। तो यहाँ पे हम नदी देख पा रहे हैं। तो एक नदी आपको दिख रही होगी, ओब रिवर। कौन सी रिवर? ओब रिवर। तो यहाँ पे ये जो ओब रिवर है, ये वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन से निकलकर कहाँ पे जा रही है? गल्फ ऑफ ओब पे आ रही है। तो ये जो गल्फ ऑफ ओब है, ये किस सागर में है? ये कारा सागर में है। कहाँ पे है? कारा सागर में है। तो जो ओब नदी है अपना पानी ले जाके कहाँ पे गिराती है? कारा सागर में गिराती है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसके अगर हम आगे बढ़ेंगे, पूरब की तरफ बढ़ेंगे, तो पूरब में हम देखेंगे कि एक रिवर है। रिवर का क्या नाम है? एनसी रिवर है। जो ये एनसी रिवर है, ये अपना पानी कहाँ पे? ये भी अपना पानी कारा सागर में गिराती है। और यहाँ पे एक गल्फ है। गल्फ का क्या नाम है? गल्फ ऑफ एनसी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, जो तीसरी प्रमुख नदी है साइबेरिया की, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लीना रिवर है। क्या नाम है? लीना। अब देखिए, ये जो लीना है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से निकलते हुए ऐसे बहते हुए और ये जाके लापटेप सी में अपना पानी गिरा रही है। और जब गिराती है तो ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा का भी नाम क्या है? लीना डेल्टा है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो साइबेरिया है उसकी प्रमुख नदी, उसमें आता है ओब, दूसरी नदी एनसी और तीसरी नदी लीना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए समझते हैं कि लेक क्या होता है, झील क्या होती है। अब देखिए, लेक का मतलब होता है कि एक वाटर बॉडी चारों तरफ से किससे घिरा हो? चारों तरफ से लैंड से घिरा हो, बीच में जल हो और चारों तरफ से स्थल हो, तो इसको क्या बोलेंगे? बीच वाले को झील बोलेंगे। तो इसी में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक क्या दिख रहा है? झील दिख रहा है। झील का नाम क्या है? बैकाल झील है। जो ये बैकाल झील है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, डीपेस्ट लेक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये लेक जो है, ये क्या है? गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई 1741 मीटर है। कितनी है? 1741 मीटर है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। तो हमने जब गहरी देख लिया, तो आइए देखते हैं कि जो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है। तो अगर हम विश्व के सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या नाम आएगा? कैस्पियन सी का नाम आएगा। किसका आएगा? कैस्पियन सी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कैस्पियन सी है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। और इसका पानी कैसा है? खारा पानी है। कैसा पानी है? खारा पानी है। तो ये खारा पानी तो है। तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? इसका जो एरिया है 3,71,800 स्क्वायर किलोमीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कैस्पियन सागर जो है, ये विश्व का सबसे बड़ी झील है। अब देखिए, यहाँ पे आपको सागर दिख रहा होगा, नाम में आप देख पा रहे होंगे कि सागर है। तो ये सागर कैसे है? क्योंकि ये पानी है, इतना ज़्यादा ये पानी है कि इसको सागर के नाम दे दिया गया है। यहाँ के लोगों ने इसको सागर का नाम दे दिया है। इसी वजह से इसको कैस्पियन सी कहा जाता है, कैस्पियन सागर कहा जाता है। लेकिन ये है क्या? एक लेक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कि एशिया जो महाद्वीप है, इसमें जो वर्षा होती है, एशिया महाद्वीप के अंदर जो वर्षा होती है, तो एशिया महाद्वीप के 90% जो वर्षा है वो कब होती है? ग्रीष्मकाल में होती है। कब होती है? ग्रीष्मकाल में, गर्मियों में होती है। लेकिन अब देखिए, जो यहाँ पे आपको एक जापान दिख रहा होगा, एक कंट्री है, जापान है।
जापान के नीचे हम यहाँ पे देखेंगे जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, ये सब दक्षिण पूर्व एशियाई देश। और जापान में जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। कब होती है? शीतकालीन वर्षा जो है वो जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो विश्व में अगर हम देखते हैं कि जो सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भारत है। अब ये भारत, तो भारत में एक राज्य है, राज्य का नाम मेघालय है। इसी मेघालय में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है खासी। तो जो ये खासी हिल है, खासी पहाड़ी है, इस यहाँ पे एक स्थान है, स्थान का नाम क्या है? मासिनराम। क्या नाम है? मासिनराम है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। तो मासिनराम इस समय है, इससे पहले जो था वो चेरापूंजी था, यहीं पे था। तो चेरापूंजी जो है वो क्या है? पुराना स्थान था जहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, जिसका नाम अभी हाल ही में चेंज करके क्या कर दिया गया है? सोहरा कर दिया गया है। चेरापूंजी का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? सोहरा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कि जो ये एशिया महाद्वीप है इसमें सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अगर हम एशिया महाद्वीप में देखेंगे कि जो सबसे गर्म स्थान है वो पाकिस्तान देश में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान देश में है। तो जो ये पाकिस्तान है इसमें एक स्थान है, एक जगह है, जगह का नाम क्या है? जैकोबाबाद। तो जैकोबाबाद क्या है? एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है, ठीक है, स्थल है। तो ये जो गर्म स्थान है यहाँ का जो टेम्परेचर नापा गया है अधिकतम कितना है? 57 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का अधिकतम जो तापमान है वो कितना नापा गया है? 57 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। ये तो गर्म हो गया। तो अगर अब हम ठंडे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ठंडे की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में जो ठंडा क्षेत्र है वो कहाँ पे है? वो साइबेरिया में है। और साइबेरिया का कौन सा स्थान? बरखोयांस्क जो है, ये बरखोयांस्क जो रेंज आपको दिख रहा है ये क्या है? एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ का न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है? -69 डिग्री सेल्सियस। कितना नापा गया है? -69 डिग्री सेल्सियस तापमान नापा गया है। ये साइबेरिया में है, जो साइबेरिया का जो स्थान है बरखोयांस्क, ये। इतनी बात क्लियर हो गई। ये ठंडे की बात कर ली गई है। लेकिन इसी को ही जो ये बरखोयांस्क है, तो बरखोयांस्क को क्या बोला जाता है? बरखोयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पृथ्वी का शीत ध्रुव, कोल्ड पोल ऑफ अर्थ। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम उत्पादन की बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप जो है उसमें कौन सा देश सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादन है, किस क्षेत्र में? आइए समझते हैं। तो एशिया महाद्वीप में अगर हम खाद्यान्न की बात करेंगे तो खाद्यान्न पहले समझते हैं कौन कौन सा खाद्यान्न की जो फसलें हैं कौन सी यहाँ पे बोई जाती हैं। उनमें पहला नाम आता है धान का, दूसरा नाम आता है गेहूं का, तीसरा नाम आता है मक्का का, चौथा नाम आता है ज्वार का, पांचवा नाम आता है बाजरा का और छठे नंबर पे रागी है। तो ये एशिया महाद्वीप के प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब खाद्यान्न हो गया तो उसका अगला जो है नकदी जो फसल है, नकदी फसल में हम देखेंगे तो कौन सा है? चाय है। अब देखिए, चाय है, गन्ना है, जूट है, कपास है, रबर है और तंबाकू। ये क्या है? नकदी फसल है जो एशिया महाद्वीप में होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कि जो ये विश्व है, विश्व का 92%, विश्व का 92% जो है चावल का उत्पादन सीधा सिर्फ एशिया महाद्वीप से होता है। कहाँ से होता है? एशिया महाद्वीप से। तो जो ये एशिया महाद्वीप है, चावल का उत्पादन ये कितना करता है? विश्व के उत्पादन का 92% चावल का उत्पादन एशिया महाद्वीप से ही होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो चावल के प्रमुख उत्पादक देश हैं उनमें किसका किसका नाम आता है, उसमें नाम है चाइना का है, भारत का है, बांग्लादेश का है और किसका है? इसके अलावा जो जापान है और दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं
तो जो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं ये सब क्या हैं, चावल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे, अब देखिए कि जो गेहूं की खेती हो रही है ज़्यादातर कहाँ पे होती है, ज़्यादातर साइबेरिया में होती है, चाइना में होती है। भारत का जो उत्तरी मैदान है, देखिए ये भारत है, तो भारत का जो ये उत्तरी मैदान है यहाँ पर गेहूं की खेती अधिक होती है, पाकिस्तान में होती है। और ये जो दक्षिण पश्चिम देश हैं इसके आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी गेहूं की खेती की जाती है। ये तो गेहूं हो गया। अब अगला नाम आता है चाय का। तो जो चाय की खेती होती है मुख्यतः कहाँ पे होती है, भारत में होती है। दूसरे नंबर पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे श्रीलंका है, चाइना है, जापान है और इंडोनेशिया है। तो ये प्रमुख देश हैं जहाँ पर किसकी खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगला जो फसल है उसका नाम क्या है, जूट। तो जूट को जब हमारे दिमाग में जूट आता है तो सीधा हम रुख कहाँ पे करेंगे, हम सीधा रुख करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जो ये डेल्टा बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो ये डेल्टा बनता है, इसका जो ये क्षेत्र है इस पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, जूट का उत्पादन होता है। और ये विश्व में इसी को सिर्फ एकाधिकार है। मतलब क्या है कि यहीं पर क्या होता है, किसका उत्पादन होता है, जूट और या पटसन का उत्पादन होता है। अब देखिए यहाँ पे दो देश हैं, देश भी कौन से हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ढाका है। ढाका कहाँ की कैपिटल है, बांग्लादेश की कैपिटल है। यहाँ पे कोलकाता है जो भारत का पार्ट है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये जूट का उत्पादन है इस पे भारत और बांग्लादेश का क्या है, एकाधिकार प्राप्त है जूट उत्पादन में। आगे हम देखेंगे कि कपास का जो उत्पादन होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो कपास के उत्पादन में चाइना आता है, भारत आता है और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बगल में। तो कपास के जो प्रमुख उत्पादक देश हैं उनमें अगर हम देखेंगे तो चाइना है, भारत है और पाकिस्तान है। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए आगे देखते हैं कि जो रबड़ उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है और किन किन देशों में होता है। तो अगर हम रबड़ उत्पादन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थाईलैंड, क्या दिख रहा है, थाईलैंड, ये थाईलैंड कंट्री है। तो ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड की जो कैपिटल है क्या है, बैंकॉक है। तो ये थाईलैंड जो है ये विश्व में रबड़ उत्पादन में थाईलैंड विश्व का प्रथम स्थान। अगर हम इंडोनेशिया में देखते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, इंडोनेशिया में भी रबड़ उत्पादन होता है और भारत में भी होता है। लेकिन भारत का कुछ एक क्षेत्र है जहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में भी रबड़ का उत्पादन होता है। आगे हम देखेंगे कि जो तंबाकू की बात की जाएगी तो तंबाकू के उत्पादन में जो विश्व में प्रमुख, एशिया महाद्वीप में प्रमुख जो देश हैं उसमें पहला नाम आता है चाइना का। चाइना में तंबाकू का उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद भारत है, जापान है और टर्की है। क्या है, टर्की है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, जो नकदी फसलें हैं, उनका उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है या उनका उत्पादन किन किन देशों में होता है, इनको देखा। तो अगले हम जो ये श्रृंखला चल रही है क्षेत्रीय भूगोल, विश्व का जो क्षेत्रीय भूगोल की ये श्रृंखला चल रही है, इसमें आगे हम एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों को देखेंगे। वे नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और किन देशों से होकर गुजरती हैं और अंत में अपना पानी ले जाकर किस सागर में गिराती हैं, किस सागर में मिलती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।